ओके दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए। क्लास 6 में आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे प्राचीन के लोगों ने कैसे कैसे चीज़ों का उपयोग करके अपनी एक प्रारंभिक ज़िंदगी का शुरुआत की। उसमें उन्होंने किस तरीके से जो खाद्य संग्रह से लेकर आरंभिक नगर किस तरह से विकसित हुए, उसके बाद हमें किताबें और कब्रें क्या बताती है, उसके बाद कैसे कैसे राजा आते गए, कैसे कैसे उनका गणराज्य बनते गया। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न आए हम लोगों को, तो उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि उस समय पर क्या हो रहा होगा। फिर हम लोग ने देखे कि जब अशोक आए तो अशोक की क्या विचार थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आने वाली संतान से क्या अपीलें की। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो गांव और शहर और उन गांव और शहर में व्यापार किस तरह से विकसित होने लगे, उन चीज़ों को इस अध्याय नंबर 8 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं कि एक लोहार की दुकान पर एक प्रभाकर नाम का लड़का वहाँ पर जो लोहार होता है उसको देखते रहता है। तो क्या होता है कि प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देखता है। आपको पता है कि लोहार क्या होता है? लोहार वो होता है कि जो लोहे की चीज़ें होती है उनको जो उसके ऊपर मार मार के उनको शेप दे के नई नई चीज़ों को बनाया जाता है, उन्हें लोहार कहते हैं। जो लोग इन लोहों के ऊपर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग लोहार कहते हैं। तो एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनने के लिए दो लोग लोहे को एक छड़ से गर्म करके उसको पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बहुत ही मज़ेदार लगा। तो उसने जब ये सब चीज़ों को बनते हुए देखा तो उसको लगा कि ये कितना मज़ेदार है। तो फिर अब हम उसी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि उस समय में जब गांव शहर और जब वहाँ पर वो लोग जो गांव और शहर में रहते थे उनके व्यापार किस तरीके से थे, वहाँ पर लोहे का उपयोग होता था या नहीं होता था। तो अब हम देखेंगे कि लोहों के जो औजार थे और उन औजारों के माध्यम से जो खेती की जाती थी वे किस तरीके से की जाती थी। तो आप लोगों को देखने को ये मिलता है कि कुछ इस तरीके के जो औजार है या इस तरीके की कुछ जो हंसिया होती थी, ये हमको आज से लगभग 300 साल पहले मिले हैं, है ना। तो इनके प्रमाणों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के जो गांव थे और जो शहर थे वो किस तरह से विकसित हुए होंगे और वहाँ पर लोहे की या इन औजारों की किस तरीके से वहाँ पे उपयोगिता दिखी होंगी। ठीक है, तो औजारों की सूचियों में इन चित्रों के नाम जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़ंसी। सड़ंसी क्या होती है? जैसे कि देखो, ये इसको सड़ंसी बोलते हैं। तो उससे कोई भी चीज़ को उठाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सड़ंसी बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग उस समय में होता था, क्योंकि जो पुरातत्वविदियों थे, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो इतिहासकार थे, उनको ये चीज़ें वहाँ से मिली है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो लोहों का प्रयोग आज एक आम बात है ना। आप लोग जहाँ पर भी जाओगे तो आपको एक बात समझ में आएंगी कि लोहा हर जगह उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ है। तो उस समय में भी लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। लोहों की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। जैसे आपको पता है कि हर जगह लोहे का प्रयोग किया जाता है, घर बनाने से लेकर हर चीज़ में आप लोगों को लोहे का उपयोग दिखाई देगा। तो इस उपमहाद्वीप में लोहों का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहों के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो लोहे के बने औजार थे, ये उस समय में बहुत सारे कब्रों से पुरातत्वविदियों को मिले हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग या करीब आज से 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों की फाल शामिल है, जो कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा है कि लोहों के फाल के इस्तेमाल में से जो कृषि था वो वहाँ पर उस समय में किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी देखी गई, या जो हमारे कृषि है उसमें किस तरीके से वहाँ पर उत्पादन उसका बढ़ते गया। उसके बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे कि सिंचाई। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों में बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई जो कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई में काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस
सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस तरह के जो प्रश्न हैं या इस तरह के जो उत्तर है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और उसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें तो जीएस का जो पेपर 1 होता है वहाँ पे आप लोगों को इस तरह के जो उत्तर है उसके लिए लिखने के लिए इन पार्टों की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जब आप लोग ये वीडियो देख लो तो उसके बाद एक बार इस किताबों को उठा के एक बार रीड ज़रूर कर ले, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए। तो इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को आप लोगों को सही वाक्य भरना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन पूरों को सॉल्व करना है और अभी करना है, वीडियो को पॉज करके करना है। जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वहाँ पर उस समय में खुशी आई और खुशी से लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर खुशी का इस्तेमाल करके लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो गाँव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें से तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों तथा विल्लालों, साधारण हलवाहों का उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, केडिसियार और दलीमाई कहलाते थे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो गाँव में रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद के कई पीढ़ियों तक बने रहे और इसे ही क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, है ना। एक ही पीढ़ियों से जब बहुत लोग आते हैं, राजा बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, है ना। ये आप हम लोगों ने पिछले ही अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, है ना। यानी कि यह पद अनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सभी बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी ज़मीन पे इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राज कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। तो इन्हीं लोगों को क्या, जो राजा थे वे कर जो वसूलना होता था तो इन्हीं लोगों को वो भेज दिया करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम कर लिया करते थे। अगर हम लोग आगे चले तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। आज भी होता है कि कई लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है पर वे लोग खेती करना अच्छे से जानते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं दूसरों के खेत में जाकर, और जिनका खेत होता है वे लोग उनको पे करते हैं। तो आज भी ये प्रथा चली आ रही है। तो उस समय भी ऐसा होता था कि जो ज़्यादातर किसान थे उनके पास खेती नहीं होती थी खुद की, तो वे दूसरों की खेती में जाके काम किया करते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो लोहा जो लोहे से रिलेटेड जो काम करता है उसे लोहार कहते हैं। कुम्हार जो बढ़ई जो कि लकड़ियों से रिलेटेड काम करता है उसे क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। ठीक है, बढ़ई कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो प्राचीनतम में हमको कुछ चीज़ें मिली है, जैसे कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं, है ना। इसके रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इसमें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैदूर, देखो मानचित्र 7, आप लोग देखना है आप लोगों को, मानचित्र 7 पेज नंबर 89 में ये कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। और गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिलों नाम का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। उसके बाद कुछ आहत सिक्के भी प्रदान हुए या उन्हें मिले। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर का काटकर या धातु के चपेटे गोलाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। अभी क्या होता है, जो अब सिक्के होते हैं उसमें प्रॉपर कुछ चीज़ों का क्या करते हैं, या तो किसी चीज़ का मतलब भिन्न तौर पर जैसे आपको दिखने को मिलता होगा अभी के सिक्कों में जो हमारा थंब है उनका साइन, तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस से किया जाता था। पर उस समय ये प्रोसेस नहीं होती थी। तो ये देखो जो इस तरीके के आपको सिक्के वहाँ से मिले हैं, तो ये जो सिक्कों के ऊपर जो निशान है उसको क्या करे है, वहाँ पर ठप्पे मारे हैं उन जो धातु है उसके ऊपर, तो वे कुछ टप्पे के तरीके से वहाँ पर दिखाई देते हैं, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है, ये आहत सिक्के कहलाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि आहत सिक्के किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पर ये लिखना या बताना है। लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे।
तो जब ईसा की जो आरंभिक सदियाँ थी तब तक ये सिक्कों का प्रचलन रहा। अब हम लोग सिक्कों के बारे में जान लेते हैं जो कि पुरातत्वविदियों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आज सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र दिया गया है। चांदी या तांबे से सिक्के के विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन सिक्के को क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो विनिमय के अन्य साधन संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। तो एक छोटी सी कविता है, उस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवारों को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागर के, यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ये उस समय की एक छोटी सी कविता है जो कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था उस समय में लिखी गई होंगी। तो आपको बताना है कि व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं या वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नगर भी विकसित होने लगे और जो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर बनते गए। तो वे उनके बारे में अब हम जानेंगे कि नगर या उनकी गतिविधियों के केंद्र किस प्रकार से बने। तो अक्सर नगरों के कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जो कि आप लोगों को मानचित्र 7 और पेज नंबर 89 पर देखना है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो जैसे जैसे क्या होता था कि यातायात हो या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार के व्यापार हो रहे हो, आज भी होता है ना कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे देश के लिए क्योंकि वहाँ पर व्यापार ज़्यादा है, तो कहीं पर यातायात ज़्यादा है। तो ये उस समय भी होता था जहाँ पर व्यापार और यातायात ज़्यादा था, उसको मुख्य रास्तों पर या मुख्य माना जाता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी के पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र बना था। अगर हम लोग देखें तो लगभग आज से 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे के जो कुछ पार्ट हैं उनमें भी देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि मथुरा आज भी एक धार्मिक केंद्र है, तो ये उस समय भी एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र उस समय में था। मथुरा में प्रस्तुत खंडों तथा मूर्तियों के अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें तो मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख वहाँ पर मिलते हैं। अब एक चीज़ है, मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाना है आपको। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था, मतलब हड़प्पा में नहीं था और उस समय में था। तो आपको ये इसकी एक सूची बनाना है और एक ऐसा व्यवसाय का भी आपको नाम बताना है जो कि हड़प्पा में नहीं था। अगर हम लोग आगे चले तो उत्तरी काल चमके पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। अतः इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। आज भी होता है कि जब हम लोग बर्तनों पर चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर एक राखड़ का लेप लगा देते हैं या फिर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, और वो इसीलिए हम लोग लगाते हैं कि वो काला ना हो और उसकी जो चमक है वो बरकरार रहे। तो यह चीज़ों को उस समय भी लोग या उस समय के लोग उपयोग में या यूज़ करते थे। अगर हम लोग देखें कि शिल्प या और उसे बनाने वाले शिल्पकार के बारे में, तो पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ा और उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में अगर हम लोग वाराणसी और दक्षिण में मैंदुरे इसका प्रसिद्ध केंद्र उस समय में रहा जहाँ पे शिल्प
शिल्प की जो वो है वो मिलते गए। उसके बाद यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे और इसके भी प्रमाण शिल्पकारों को या फिर जो पुरातत्वविदी हो उनको आसानी से मिले हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों जैसे कि व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। देखो आपको पता है कि अगर आज भी आपको पैसे जमा करना है तो आप उन पैसों को जमा करके बैंक में ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी उस समय में लोग जहाँ पर पैसे जमा करते थे, जैसे आज के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, तो इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जो सूत कातने और बुनने के जो नियम थे, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था अध्याय 7 में, पिछले ही पार्ट में इसके वर्णन में किया था कि किस प्रकार एवं विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में कारखानों की सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सैन को तैयार करने में विधवाओं, सक्ष अक्ष महिलाओं, भिक्खुनियों, वृद्धावेशियों, राजा का अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देववासियों का लगाया जाता था। इन्हें इसके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी, मतलब जिनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल की मांग को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उसे भिजवा सकती थी। तो जिन लोगों को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी तो वे लोग क्या करते थे, जो दासियाँ थे उनको भेजते थे, सामान मंगवाते थे और उन्हीं के हाथ से सामान को बाहर वो पहुँचाते थे। तो वे औरतें जो कारखाने जा सकती थी, उन्हें अपने माल कारखाने तक तड़के ले जाने पड़ते थे, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बातें करता था तो उसे सज़ा भी मिलती थी। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितने कड़क उस समय पे भी या उस टाइम में भी कितने नियम पक्के और कड़क थे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसे उनका अंगूठा को भी काट दिया जाता था। तो आपको कुछ क्वेश्चन है वो बताना है कि काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती होंगी, या उन महिलाओं की सूची बनाना है आपको जिन्हें निरीक्षण का नियुक्त कर सकता था। उसके बाद अगर हम लोग बेटा आगे चले तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आरिका मेंडू है, जो कि आप लोगों को अभी वो पुदुचेरी में है, जो कि आप लोगों को मानचित्र 7 खोलना है, 89 के पेज में आपको मिल जाएगा। तो लगभग आज से 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेंडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे या ईंटों से बने एक ढांचा मिला है। अब देखो आपको अगर अभी आप लोग समक्ष हो चुके हो, आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर चुके हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी वो करूँगा कि आप भारत का मैप बनाना सीख जाओ। उससे क्या होगा, जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि पुडुचेरी, तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ पुडुचेरी है। तो एक बहुत साधारण सी बात है कि ये समुंदर से जस्ट बाजू में करके ही यहाँ पर जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। तो अगर आप मैप बनाना सीख जाते हो भारत का, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि वो जगह अभी प्रारंभिक में कहाँ पर है और वो उस जगह उस समय पर वो जगह कहाँ पर हुआ करती होंगी। ठीक है। उसके बाद जो संभव गोदाम रहा, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे सरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही ईंटें जो कि एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमत्कार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम जो कि एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो ये जो कुछ अभिलेख हमको मिले हैं, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा ऊपर चले तो अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों को ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसकी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है।
ओके। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका जो डिज़ाइन था वो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे, है ना। डिज़ाइन रोम का था पर वे भारत की ज़मीनों पर ही बनाए जाते थे। या रोहन लैम्प शीशे के बर्तन भी रत्न में मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभव कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपको एक काम करना है, काम यह है कि रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की आपको एक सूची या फिर एक लिस्ट बनाना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, तो बेरी गाज़ा भरूच या यूनानी नाम की कहानी, एक कहानी है कि बेरी गाज़ा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यही यहाँ जहाज ला सकते थे। तो बेरी गाज़ा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुकरास, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय में जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, का कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें से चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े उसमें शामिल थे। तो आपको कुछ करना है कि जैसे कि बेरी गाज़ा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की एक सूची बनाना है। उसके बाद दो ऐसी चीज़ें बताना है जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखेंगे हम लोग कि जो व्यापार थे वे किस तरीके से होते थे, और उस व्यापार को जो लोग करते थे व्यापारी, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो तुमने उत्तरी कार्ले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी टोकरियाँ तथा थालियों उस महाद्वीप के अन्य पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, आपको बताना है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, यहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। होता है ना कि आज भी जो जगह पर जो चीज़ें बनती है फिर उसके बाद बनने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उनको भेज दिया जाता है और फिर वहाँ पर उस चीज़ को बेचा या उसकी बिक्री होती है। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो आप लोग समझ सकते हो कि काली मिर्च की इतनी ज़्यादा वहाँ पे उस समय पर मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। तो आप लोगों को बताना है कि क्या आप बता सकते हो कि सिक्के भारत में कैसे और क्यों पहुँचे होंगे, मतलब क्या कारण था सिक्कों का भारत में पहुँचना, यह आपको बताना है। उसके बाद एक व्यापार से बहुत ही खूबसूरत व्यापार से जुड़ी एक कविता है, जो कविता को अभी हम पढ़ेंगे। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताएं भी शामिल मिलती है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र के तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो वो कुछ कहानियाँ कुछ इस प्रकार है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठिरिया, हिमालय से मिले पत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो आपको इस कविता में उल्लेखित चीज़ों की एक सूची बनाना है। क्या आप बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। उसके बाद बेटा अगर अब लोग आगे चले तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब उनको पता होता था कि इन समय हवा काफ़ी तेज़ी से बह रही है तो वे उस समय सफ़र करते थे। तो उस समय क्या होता था कि जहाज़ को जो स्पीड है वो स्पीड मिलने में काफ़ी मदद मिलती थी। तो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वहाँ के जो नाविक थे वे अपनी जो यात्रा थे उसको जल्दी से पूरी कर लेते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट पे इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना वे चाहते थे और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे।
इन लंबी यात्राओं के लिए उन्हें मजबूत जहाज़ों का निर्माण उस समय में यहाँ पे उनको करना होता था। अगर हम लोग आगे चले तो समुद्री तट से लगे राज्य, आपको पता है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इन्हें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों का सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया। ये थे चोल, चेर और पांड्य। आपको मानचित्र 7 और पेज नंबर 89 में इसको ढूंढना है, जो करीब आज से 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो इन तीन मुखियों में अपने दो दो सत्यात केंद्र थे और इनमें से तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से जो 2 थे वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्य की राजधानी मैदुरे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इन मुखियों के लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। वे चाहते थे कि वे जो मुखिया है उन्हें वो उम्मीद करते थे कि उपहार दे और वो नियमित रूप से जो कर न दे और उन्हें वे उपहार दे, ऐसी उम्मीद करते थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो इन इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारियों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच वो बांट देते थे। तो उसके बाद अगर हम लोग चले तो अगले संगम कविताओं में उन मुखियाओं की प्रशंसा की जो कविताएं हैं वे हमें मिलती है, जो कि कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े उनको दिए जाते थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आज से लगभग 200 वर्षों के बाद उस समय से लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, जो कि आप लोगों को पेज नंबर 89 और जो मैप 7 है उसको देखना है, इनमें से सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गोमती पुत्र थी, जो कि सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गोमती बलश्री द्वारा दाने किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। तो उसके बाद अगर हम लोग समझे तो पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यह भी नाम काफ़ी प्रचलित था। तो आपको बताना है कि जो सातकर्णी तटों का नियंत्रण वो क्यों करना चाहते थे। तो उसके बाद श्री सातकर्णियों ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर सेनाएं भेजने लगे। तो उसके बाद रेशम मार्ग और कुषाण, तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपने नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि वे इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो उस समय क्या होता था कि जब ये सामान ले जा रहे होते थे तो जो लुटेरे थे वे उनके ऊपर हमला करते थे, उनको लूट लेते थे। तो उनकी जो सुरक्षा है वे भी ये उन्हें प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था, जो कि अभी अगर हम लोग देखें तो पेशावर, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, और मथुरा, इनमें 2 मुख्य उस समय के मुख्य केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके रहने का एक हिस्सा था और इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो अगर आपको एक कल्पना करना है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, तो आप लोगों को उसके साथ जो बातचीत आप करोगे वह आपको वर्णन करना है। तो कुछ उपयोगी शब्द हुए जैसे कि लोहा, सिंचाई, संगम, पतन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम बाग। ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि उपमहाद्वीप में लोहों का प्रयोग लगभग पहले हम लोगों ने देखा है कि 3000 साल पहले ही शुरू हुआ। उसके बाद लोहों के प्रयोग बड़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। उसके बाद संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले। आरिका मेंडू, जो कि अभी स्थित में
पुदुचेरी में स्थित है। वे लगभग करीब 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुशाक शासन कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। और श्वेन-त्सांग की भारत यात्रा जो उन्होंने की थी, व्यापार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब जो नगर थे और नगर और उसके साथ साथ जो वहाँ पर व्यापार हो रहे थे, उन व्यापारों में लौह का जो प्रयोग हो रहा था वे किस तरीके से बढ़ता गया। और अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है कि जो व्यापारी थे, राजा थे और जो तीर्थ यात्री थे उसके ऊपर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो में कुछ काम की चीज़ें जो कि आपको समझी और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।